हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरे नवंबर महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे नवंबर महीने से 120 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं। नवंबर महीने में कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, इसी महीने में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इसी महीने में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। साथ ही पद्म पुरस्कार जो वर्ष 2021 के हैं, ये भी इसी महीने में प्रदान किए गए हैं। तो ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे नवंबर महीने से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट वीडियो होगा, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नवंबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, विराट कोहली के स्थान पर T20 क्रिकेट में भारत का नया कप्तान किसको बनाया गया है? इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। इस तरीके से आप लंबे समय तक इन क्वेश्चंस को याद रख पाएंगे। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रोहित शर्मा। तो इससे पहले तक T20, वनडे और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में भारत के कप्तान थे विराट कोहली, लेकिन इस बार के T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद T20 की कप्तानी दे दी गई रोहित शर्मा को, और अभी अभी ODI में भी कप्तानी दे दी गई है रोहित शर्मा को। यानी कि अब विराट कोहली सिर्फ टेस्ट मैचेस में भारत के कप्तान होंगे, ODI और T20 में कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। तो इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करते चलना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप नवंबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने अगला सवाल है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो जो CBIC है, इसका नया अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? तो CBIC के अभी तक अध्यक्ष थे M अजीत कुमार, लेकिन अब उनकी जगह पर CBIC के नए अध्यक्ष बन गए हैं विवेक जौहरी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये काफी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है, ये भारत के अंदर एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका आयोजन हाल ही में किया गया है और इसको इस बार जीत लिया है तमिलनाडु की टीम ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पिछली बार भी इसको तमिलनाडु ने ही जीता था और इस बार भी तमिलनाडु ने ही जीता है। इस बार तमिलनाडु ने हराया है कर्नाटक टीम को। 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इनमें से किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, जो कि हर साल जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया जाता है उसी के दौरान दिया जाता है। तो इस बार के समारोह में ये पुरस्कार दिया गया है प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को। प्रसून जोशी भारत के मशहूर गीतकार हैं और हेमा मालिनी जो हैं, ये भारत की मशहूर अभिनेत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस बार के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनके बारे में हम लोग इसी वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित तारक सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि ये किस खेल से जुड़े थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रिकेट। और ये क्रिकेट के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले 5वें कोच थे। आपको पता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को मिलता है, तो ये क्रिकेट के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले 5वें कोच थे। इनको साल 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इन्होंने भारत के कई सारे खिलाड़ियों को ट्रेन किया था, जिनमें शिखर धवन और ऋषभ पंत भी शामिल हैं। त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमेक्स 21 किन देशों की नौसेनाओं के बीच में हाल ही में आयोजित किया गया है? तो सिटमेक्स नाम का जो अभ्यास होता है, ये एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, यानी कि इसमें 3 कंट्रीज की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं। तो ये 3 देश कौन कौन से हैं, ये इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। एस का मतलब होता है सिंगापुर, आई का मतलब होता है इंडिया और टी का मतलब होता है थाईलैंड। तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस बार इसकी मेजबानी की है थाईलैंड ने और इसका आयोजन किया गया था अंडमान सागर में। ये आपको ध्यान रखना है। 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर में निर्मित बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया?
तो बिरसा मुंडा जो कि एक आदिवासी नेता थे, इनकी जयंती के अवसर पर यानी कि 15 नवंबर के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नाम पर बनाए गए एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स नाम के एक नए जिले के निर्माण को मंजूरी दी है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स? तो ये राज्य है मेघालय, और ये मेघालय राज्य का 12वां जिला बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघालय का जो डिस्ट्रिक्ट मैप है, इसमें यह है वेस्ट खासी हिल्स जिला, और इसी वेस्ट खासी हिल्स जिले के पूर्वी हिस्से को अलग करके एक नया जिला बना दिया गया है जिसका नाम है ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, और ये मेघालय राज्य का 12वां जिला बन गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब लोक कांग्रेस। तो पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब इन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस, यानी कि शॉर्ट में आप बोल सकते हैं PLC। तो इन्होंने हाल ही में ये घोषणा भी करी है कि 2022 के अंदर जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे उनमें ये बीजेपी के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? उनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। तो इनका नाम भी याद रखिए। 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उत्तर प्रदेश के जेवर शहर में, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में है, वहां पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा जिसकी आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने रखी है। अगर आपसे पूछें कि अभी के समय यूपी के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कितने हैं, तो अभी के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 3 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, यानी कि चालू कंडीशन में है। एक तो लखनऊ में है, दूसरा वाराणसी में है, और तीसरा इसी साल जिसका उद्घाटन किया गया था अक्टूबर में, कुशीनगर में। तो अभी के समय यूपी के अंदर 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं ये ऑपरेशनल हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, इसी का नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में बनेगा, और ये अभी के समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा एक और प्रस्तावित भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि अयोध्या में बनेगा। और ये पांचों बनने के बाद उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य होगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। तो चौथा जो बनने वाला है, इसी की आधारशिला हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। किस राज्य ने कैसर-ए-हिंद तितली को हाल ही में अपना राज्य तितली घोषित किया है? तो कैसर-ए-हिंद तितली जो है ये पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। हाल ही में इसको अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अरुणाचल प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू, और यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है इसकी लंबाई कितनी है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ से शुरू होता है और ये गाजीपुर तक जाता है। लखनऊ जिले से लेकर के गाजीपुर जिले के बीच में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जो कि 6 लेन का हाईवे है। तो इस पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई है 341 किलोमीटर, और ये अभी के समय उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है। तो जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ से लेकर के गाजीपुर के बीच में ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जो कि 6 लेन का हाईवे है। हालांकि बाद में इसको 8 लेन का भी बनाया जा सकता है। इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर जिले से किया है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सुल्तानपुर जिले से ही इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और सुल्तानपुर जिले के अंदर ही 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां पर इमरजेंसी के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों को लैंड और टेक ऑफ कराया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई है 341 किलोमीटर। अब अगला सवाल देखते हैं, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो राज्यसभा, जो कि संसद का ऊपरी सदन होता है, इसके नए महासचिव बन गए हैं PC मोदी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इनसे पहले थे PPK रामाचार्युलू, लेकिन इनकी जगह ली है PC मोदी ने, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं? यानी कि स्पेसवॉक करने वाली पहली चीनी महिला कौन बन गई है? इनका नाम है वांग यपिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है कि अभी के समय
अंतरिक्ष में दो स्पेस स्टेशन मौजूद हैं। एक तो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन, जिसको तियानहे स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है। तो इसी स्पेस स्टेशन में हाल ही में चाइना ने अपना एक मिशन भेजा था, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। उन 3 में से एक अंतरिक्ष यात्री थी वांग यपिंग। तो इन्होंने स्पेस स्टेशन से बाहर निकालकर स्पेस वॉक की, जिसके चलते ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको बता दूं कि साल 2030 तक भारत के पास भी अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का हाल ही में निधन हो गया। आपको ये बताना है कि इनको कौन से साल में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो देश के मशहूर इतिहासकार थे बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, लेकिन हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनको वर्ष 2019 में देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर हम लोग उन लोगों के बारे में जानेंगे जिनकी हाल ही में नवंबर 2021 में डेथ हो गई है। ये फेमस पर्सनालिटीज थे, जैसे कि उस्ताद जी के नाम से मशहूर प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित तारक सिन्हा का निधन हो गया। इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनको वर्ष 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद भारत की मशहूर हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी का निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के प्रमुख जानकारों में से एक बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे यानी कि बाबा साहब पुरंदरे, इनका निधन हो गया। तो जो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे थे, जिनके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के प्रमुख जानकारों में से एक थे। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रख्यात असमिया कवि सनंत तांती का निधन हो गया। तो सनंत तांती जो एक असमिया कवि थे, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। हाल ही में इनकी भी डेथ हो गई है। और वैसे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि 2021 के लिए जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये भी एक असमिया कवि को दिया गया है, जिनका नाम है नीलमणि फूकन। तो इनके बारे में भी याद रखिए। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, इनमें से किस लेखक ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो जेसीबी पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी। ये भारत के अंदर दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। तो जेसीबी पुरस्कार जो कि लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, ये इस बार दिया गया है एम मुकुंदन को। एम मुकुंदन की पुस्तक का नाम है दिल्ली ए सोलिलोकी, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। 2018 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू हुआ था और इसमें 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP27 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो जैसा कि आपको पता होगा, जलवायु परिवर्तन के ऊपर हर साल एक सम्मेलन होता है, जिसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार जो COP26 सम्मेलन हुआ था, उसका आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट ईयर COP27 सम्मेलन होगा, इसका आयोजन किया जाएगा मिस्र में। मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, ये 2021 में हुआ है COP26। इसका आयोजन किया गया स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। फिर इसके बाद वर्ष 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि COP27 सम्मेलन होगा। ये होगा इजिप्ट के शर्म अल शेख में, यानी कि मिस्र के शर्म अल शेख शहर में वर्ष 2022 में COP27 सम्मेलन होगा। इसके बाद यानी कि वर्ष 2023 का भी अनाउंस कर दिया गया है। 2023 में जो COP28 सम्मेलन होगा, ये UAE के अंदर आयोजित किया जाएगा। हालांकि UAE में ये कौन से शहर में होगा, अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है। तो ये तीनों जो सम्मेलन हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता होगा, इस बार के ग्लासगो में जो COP26 सम्मेलन हुआ था, इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे। इसी COP26 सम्मेलन के बारे में यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है वर्ष 2070 तक, यानी कि साल 2070 तक भारत की धरती से कार्बन डाइऑक्साइड का जितना उत्सर्जन होगा, उतना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की भी क्षमता भारत के पास होगी। यानी कि ओवरऑल भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस शहर में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, भारत के अंदर जो पर्यटन मंत्रालय है, वो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक पर्यटन मार्ट का आयोजन करता है, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट।
तो इस बारिश का 9वां संस्करण हुआ है जिसका आयोजन किया गया कोहिमा में, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। ये हर साल भारत के किसी पूर्वोत्तर राज्य के किसी एक राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है। तो इस बारिश का आयोजन किया गया है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड जो भारत का राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के साल 2000 में बना था, 9 नवंबर सन 2000 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने इस बार 9 नवंबर 2021 को अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय नौसेना के 25वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो भारतीय नौसेना के अभी तक अध्यक्ष थे एडमिरल करमबीर सिंह, लेकिन एडमिरल करमबीर सिंह की अब जगह ली है आर हरि कुमार ने। तो इस तरीके से एडमिरल आर हरि कुमार अब भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष बन गए हैं, जो कि भारतीय नौसेना के 25वें अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि नवंबर 2021 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आपको इनको खुद से ट्राई करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर्स आ चुके हैं। देखिए, राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं पीसी मोदी, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि पहले सीबीडीटी के चेयरमैन थे। अभी इनको राज्यसभा का महासचिव बना दिया गया है। फिर भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार जो है ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं विवेक जौहरी। तो सिंपली याद रखिए, सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं विवेक जौहरी। फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि एनसीबी, जो कि भारत के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए काम करता है, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं एसएन प्रधान, यानी कि सत्य नारायण प्रधान। फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि भारत के औद्योगिक संस्थानों को सुरक्षा देने का काम करता है, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं सील वर्धन सिंह। तो सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं सील वर्धन सिंह। इसके बाद लास्ट में है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी कि एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं अतुल करवाल। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो होता है ये बताता है कि भारत के किस राज्य का शासन, वहां पर शासन व्यवस्था कैसी है। तो भारत में जो सबसे अच्छा शासित राज्य बना है ये है केरल, क्योंकि इसने बड़े राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है इसको पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया गया है। इसमें बड़े राज्यों के अंदर नंबर 1 स्थान हासिल किया है केरल ने, वहीं दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। यानी कि ये जो भारत के 3 राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य, यहाँ पर सबसे अच्छा शासन है। फिर इसके बाद छोटे राज्यों में अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर 1 राज्य है सिक्किम, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर नंबर 1 यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस इनमें से किस राजनीतिक पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं? तो लिएंडर पेस जो कि भारत के महान टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, आपको पता होगा वर्ष 1996 के अंदर जो अटलांटा में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने मेंस सिंगल्स टेनिस प्रतियोगिता के अंदर एक ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता था। तो भारत के महान टेनिस खिलाड़ी रहे हैं लिएंडर पेस, और इन्होंने हाल ही में जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है ये है तृणमूल कांग्रेस, यानी कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके नेतृत्व वाली पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, और इसी को हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया है। 21 नवंबर को अफ्रीकी देश सूडान में इनमें से किसने फिर से प्रधानमंत्री पद संभाल लिया है? तो सिंपली आपको बताना है कि सूडान के अंदर यहाँ के प्रधानमंत्री पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अब्दुल्ला हमदोक। तो सूडान जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं अब्दुल्ला हमदोक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, और इसमें भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर बना है यानी कि इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, ये है इंदौर। और इंदौर आपको पता है मध्य प्रदेश में है। लगातार 5वीं बार इसने भारत के सबसे साफ शहर का खिताब हासिल किया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूं जो कि आपको याद रखनी है।
जैसे कि अगर हम इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी की बात करें कैटेगरी वाइज, तो आपसे ये अलग अलग पूछा जा सकता है कि 1 लाख से अधिक आबादी में भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है, तो आपको बताना है इंदौर मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र का बीटा शहर। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से भारत का जो सबसे क्लीनेस्ट स्टेट है ये है छत्तीसगढ़। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो वो राज्य जहाँ पर 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय हैं यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो उनमें नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़। जबकि ऐसे राज्य जहाँ पर शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 100 से कम है उनमें टॉप किया है झारखंड ने। इसी तरीके से अगर हम इंडियाज क्लीनेस्ट कैपिटल की बात करें यानी कि सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के जो कैपिटल्स हैं उनमें सबसे साफ कौन सी है, तो वो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर इसके बाद इंडियाज क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड यानी कि भारत की सबसे स्वच्छ छावनी, तो ये अवार्ड दिया गया है अहमदाबाद कैंट को। तो इस तरीके से इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में कम से कम आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। वैसे इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, 2 नवंबर को किसने नई दिल्ली से आयुष्मान CAPF योजना की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की है? तो आपने आयुष्मान भारत योजना के बारे में सुना होगा, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। और इस योजना के जरिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। तो अब ये जो योजना है, अब ये भारत के जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के कर्मी हैं उनके लिए भी शुरू कर दी गई है। और इसी योजना को नाम दिया गया है आयुष्मान CAPF योजना। तो इसको किसने शुरू किया है और कहाँ से शुरू किया है? इसको शुरू किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली से। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जो कर्मी हैं उनके परिवारों को भी ये लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल, इसका नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में इंटरपोल या फिर इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अहमद नसीर अल रईसी। और अहमद नसीर अल रईसी जो है ये UAE के व्यक्ति हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। और आपको बता दूं कि ये जो इंटरपोल नाम की संस्था है इसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन शहर में। अब इसी के बारे में यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस भारतीय को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो ये जो इंटरपोल नाम की संस्था है इसके अंदर इसके जो कार्यकारी समिति होती है उसमें एशिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक भारतीय को चुना गया है जिनका नाम है प्रवीण सिन्हा। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नागरिकों के लिए टेली लॉ नाम की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं टेली लॉ, यानी कि इस एप्लीकेशन के जरिए लोगों को फ्री में कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। तो लोगों को कानूनी परामर्श फ्री में प्रदान करने के लिए हाल ही में भारत के कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है टेली लॉ। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। सर्बिया में आयोजित किए गए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस एकमात्र भारतीय ने पदक जीता है? यानी कि ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस बार हुई है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में, इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ भारत को एक ही मेडल मिला है और वो भी एक भारतीय पुरुष ने जीता है। इनका नाम है आकाश कुमार। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप वैसे देख भी सकते हैं इसका आयोजन किया गया सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में और इसमें भारत ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है जो कि ब्रॉन्ज मेडल है और इस ब्रॉन्ज मेडल को जीतने वाले व्यक्ति हैं आकाश कुमार। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने अभी तक देखा इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही आपको इस वीडियो को ध्यान से देखते चलना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इनमें से किस शहर से डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया? तो डेयरी सहकार योजना क्या है इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं। इसमें भारत के डेयरी उद्योग से जुड़े जो सहकारी संस्थान हैं उनकी वित्तीय मदद की जाएगी ताकि भारत के अंदर डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जो डेयरी सहकार योजना है इसकी शुरुआत हाल ही में भारत के सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने की है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इन्होंने कहाँ से इसकी शुरुआत की? तो इसकी इन्होंने शुरुआत की है गुजरात के आनंद शहर से। यहीं पर आपको बताएं भारत की सहकारी समिति
अमूल स्थित है, तो यहीं से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। आपको एक चीज और बताता हूँ, डेयरी सहकार योजना जो है इसके ऊपर टोटल 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मानव निर्मित फाइबर यानी कि मैन मेड फाइबर, धागे, कपड़े और परिधान, इनके ऊपर जीएसटी रेट को कितने % अधिसूचित किया है? तो क्या है कि अभी तक इन सब के ऊपर अलग अलग जीएसटी रेट लगता था, जैसे किसी पर 5%, किसी पर 12%, तो किसी पर 18%, जिसके चलते इन पर इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि अब इन सब के ऊपर जो जीएसटी रेट लगता था, अब ये एक समान कर दिया जाएगा, जो कि होगा 12%। तो इसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 12%, और ये 1 जनवरी 2022 से लागू भी हो जाएगा। इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी ने WTA फाइनल्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो WTA फाइनल्स जो प्रतियोगिता होती है, ये चारों ग्रैंड स्लैम के बाद टेनिस में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, और इसका आयोजन हर साल के आखिर में किया जाता है। इस बार इसको जीत लिया है गार्बिन मुगुरुजा ने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गार्बिन मुगुरुजा जो है ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत इनमें से किस अन्य देश के साथ में वर्ष 2031 में संयुक्त रूप से पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो जैसा कि आपको बताया, जो ओडीआई फॉर्मेट का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ये हर 4 साल में एक बार होता है। साल 2019 में ये आखिरी बार हुआ था। उस वक्त इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड और वेल्स में। तो आपको चलो ये बताना है कि इस टूर्नामेंट को किसने जीता था। तो 2019 में तो ये हो चुका है, अब ये 4 साल बाद होगा, यानी कि साल 2023 में। और 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी दी गई है भारत को, ठीक है। ये इसका 13वां संस्करण होगा। और फिर इसके बाद 4 साल बाद 2027 में होगा, जिसको 3 कंट्रीज होस्ट करेंगे, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। और फिर उसके बाद फिर 4 साल बाद होगा 2031 में, जिसको भारत और बांग्लादेश होस्ट करेंगे। और इसी क्वेश्चन के बारे में आपसे ध्यान से देखिए पूछा गया था कि वर्ष 2031 में भारत किस अन्य देश के साथ में मिल करके पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर भारत के साथ और कौन सा देश है? ये देश है बांग्लादेश। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत को किस अवधि के लिए, यानी कि किस टाइम पीरियड के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है। तो यूनेस्को जो कि पेरिस में स्थित एक संस्था है, ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। तो इसके कार्यकारी बोर्ड के अंदर टोटल 58 मेंबर्स होते हैं, जिनको 4-4 साल के लिए चुना जाता है। तो अभी क्या हुआ है कि भारत को भी इसके एक मेंबर के रूप में चुन लिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2021 से लेकर के 2025 तक के लिए, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं इनको 4-4 साल के लिए चुना जाता है। 52वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये नवंबर महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था, इसका आयोजन किया गया था 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा की राजधानी पणजी में। और इसमें इस बार फोकस कंट्री बनाया गया था सारे के सारे ब्रिक्स देशों को, यानी कि जो ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सभी के सभी इस बार फोकस कंट्री थे। इसके बाद इनमें अगर हम अवार्ड्स की बात करें, तो अवार्ड्स आपको यहाँ पर 2-3 याद रखने हैं, जैसे कि गोल्डन पीकॉक। इस समारोह के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है वो होता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, और ये बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। तो इस बार की बेस्ट फिल्म बनी है रिंग वॉन्डरिंग। ये जो रिंग वॉन्डरिंग नाम की फिल्म है, ये जापान की फिल्म है, तो इसी को इस बार गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। फिर सिल्वर पीकॉक अवार्ड जो होता है, ये बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर को दिया जाता है। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, क्योंकि ये एक भारतीय को मिला है, का नाम जितेंद्र जोशी है। तो जितेंद्र जोशी को बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया। इसी तरीके से इसमें 2 काफ़ी स्पेशल अवार्ड दिए गए हैं, इनके बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आप जानते हैं कि इस बार सत्यजीत रे की 100वीं जयंती मनाई गई थी, तो इसी उपलक्ष्य में ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, इसका नाम सत्यजीत रे के नाम पर रख दिया गया। तो ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, ये दिया गया है 2 डायरेक्टर्स को। एक तो है इस्तेवान साबो, जो कि हंगरी के हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, ये हैं अमेरिका के। इसी तरीके से इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बताया था, ये दिया गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को।
तो इसी समारोह के दौरान ये सब पुरस्कार दिए गए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिंग वंडरिंग। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो हुआ है, इसी के साथ में 6वां ब्रिक्स फिल्म समारोह का भी आयोजन किया गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ में ही किया गया, क्योंकि इसका भी आयोजन आप देख सकते हैं 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। तो इसमें भी कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक याद रखना है और वो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, क्योंकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये भारतीय को मिला है जिनका नाम धनुष है। तो भारतीय एक्टर धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 6ठे ब्रिक्स फिल्म समारोह में। तो इस महीने के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था, इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। अब अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा हाल ही में किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है। तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसी साल एक पहल शुरू की गई है जिसको बोलते हैं बेस्ट टूरिज्म विलेजेस। तो इसमें क्या होता है, दुनिया भर के जो सबसे बेस्ट पर्यटन गांव हैं उनको चुना जाता है और वहां पर पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए उनकी मदद की जाती है। तो इसमें भारत की तरफ से भारत के पर्यटन मंत्रालय ने 3 नाम भेजे थे। यहाँ पर आप उन तीनों को देख सकते हैं, लेकिन जो विजेता बना है यानी कि भारत का जो सबसे बेस्ट पर्यटन गांव बना है ये है पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना में बेस्ड है। सो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पोचमपल्ली गांव का नाम याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। हमारी जो भारतीय रेलवे है ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है। आपको बताना है कि ये जो पियर ब्रिज बनाया जा रहा है ये कौन से राज्य में बन रहा है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुर। यहाँ पर देखिए, जो अभी के समय दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज है इसका नाम है माला रिजेका पियर ब्रिज, और ये है मोंटेनेग्रो में, जो कि यूरोपियन कंट्री है। तो अभी के समय मोंटेनेग्रो का जो माला रेजिका ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज है, जिसकी हाइट है 139 मीटर। लेकिन जल्द ही इसका रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि भारतीय रेलवे इससे भी ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज बना रहा है जिसकी ऊंचाई होगी 141 मीटर, और ये मणिपुर के नोनी जिले में बनाया जा रहा है जिसका नाम है नोनी रेलवे ब्रिज। ये लंबाई और ऊंचाई दोनों ही मामलों में माला रेजिका ब्रिज से ज्यादा लंबा और ऊंचा है। पुलिस महानिदेशकों यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पुलिस महानिरीक्षकों यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनका 56वां सम्मेलन कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया है। तो देश भर के डीजीपी और आईजीपी का हाल ही में सम्मेलन हुआ जिसका 56वां संस्करण था, और इसका आयोजन किया गया लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और इसका उद्घाटन किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। यह आपको ध्यान रखना है। इस सम्मेलन के दौरान यहाँ पर आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के ऊपर और भी कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इनमें से किस शहर में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो देश के अंदर पहली बार एक फूड सिक्योरिटी म्यूजियम बनाया गया है, और ये बना है तमिलनाडु के तंजावुर में। आप जानते हैं तमिलनाडु का तंजावुर जो है यहाँ के चोल वंश के मंदिरों के लिए काफी फेमस है, और यहीं पर स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहीं पर खाद्य सुरक्षा संग्रहालय बनाया गया है जिसका उद्घाटन किया है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। तो भारत में पहली बार एक ग्रास कंजर्वेटरी बनाई गई है, और नाम के मुताबिक यहाँ पर घास की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। तो देश का पहला जो घास संरक्षण केंद्र बना है ये बनाया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण किया है, और इसके लिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। आपको ये बताना है कि बीआरओ ने ये दुनिया की जो सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाई है ये कौन से दर्रे से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उमलिंगला दर्रा। और दोस्तों ये जो उमलिंगला दर्रा है ये है लद्दाख के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा बीआरओ को इसके लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, क्योंकि ये जो सड़क है ये दुनिया की सबसे ऊंची हाइट पर बनाई गई है 19,024 फीट की ऊंचाई पर।
तो ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। मोटरेबल रोड का मतलब होता है कि यहाँ पर गाड़ियों को आसानी से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर यह बताना है कि भारत को कौन से देश से 108 साल के बाद देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। तो देवी अन्नपूर्णा यानी कि जो अन्न की देवी है, इनकी हाल ही में 108 साल पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि कनाडा से भारत में लाई गई। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कनाडा से इसको भारत में लाकर कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको उत्तर प्रदेश की वाराणसी के अंदर, यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, दुनिया में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का, तो यहीं पर इसको स्थापित किया गया है। निम्न में से किस लेखक ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो साल के सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कारों में से एक होता है बुकर पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार का जो बुकर प्राइज है ये दिया गया है डेमोन गैलगट को। और डेमोन गैलगट जो है ये दक्षिण अफ्रीका के एक मशहूर लेखक है। इनको जिस किताब के लिए मिला है उसका नाम द प्रॉमिस है। तो इस किताब का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, द प्रॉमिस के लेखक कौन है? डेमोन गैलगट, जिसके लिए इनको 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर आप वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इस्तेवान साबो और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। इस बार के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान इन दोनों फिल्म डायरेक्टर्स को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इस्तेवान साबो और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। 13 और 14 नवंबर को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है जो कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, ऑल इंडिया नेशनल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस। तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आपसे ये पूछें कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। इसके लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विजिट भी किया हुआ था। 16 से लेकर 30 नवंबर तक ट्राइफेड आदि महोत्सव का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया? तो आदि महोत्सव क्या होता है? इस आदि महोत्सव के दौरान भारत के जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को यहाँ पर बेचा जाता है। तो आदि महोत्सव एक मंच होता है जिसका आयोजन भारत के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो हाल ही में 16 से लेकर के 30 नवंबर तक यानी कि 15 दिनों तक इसका आयोजन किया गया, और ये हुआ है नई दिल्ली के दिल्ली हाट में। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर आपसे ये पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया था भारत के जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया था। इनमें से किस ओलंपिक पदक विजेता को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की ओलंपिक पदक विजेता MC मैरी कॉम, जो कि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं मुक्केबाजी के अंदर, इनको हाल ही में ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। नवंबर महीने में कुछ और कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि भारत के अंदर किड्स के लिए फुटवियर बनाने वाली कंपनी प्लेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राहुल द्रविड़ को, जो कि आज के समय पुरुषों की जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसके कोच है। फिर इसके अलावा हेल्थ, ब्यूटी और होम केयर ब्रांड एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अमिताभ बच्चन को। अब अगला सवाल देखते हैं। ये यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैडमिंटन संघ ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ये आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये कौन है? इनका नाम है प्रकाश पादुकोण। ये भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। तो इनको हाल ही में वर्ष 2020 के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने इनमें से किस अभिनेता को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सलमान खान। तो अभिनेता सलमान खान जो है ये महाराष्ट्र के अंदर लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाने हेतु वहां पर जागरूक करेंगे। इसी के लिए हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने इनको अपॉइंट किया है। अब अगला सवाल यहाँ पर देखिए, वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत में दिया जाने वाला खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है।
पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसी साल इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इस बार ये टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। सो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 13 नवंबर के दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में टोटल 6 कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये दिया गया है टोटल 12 खिलाड़ियों को। फिर इसके बाद अर्जुन पुरस्कार, ये दिया गया है 35 खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोच को मिलता है, ये इस बार टोटल 10 खिलाड़ियों को, टोटल 10 कोचेस को दिया गया है, जिनमें से 5 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर और 5 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में। इसी तरीके से ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होता है, ये दिया गया है 5 लोगों को, और बाकी बचे यहाँ पर 2। ये 2 स्पेशल अवार्ड्स होते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है, ये इस बार दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है, ये इस बार 2 संस्थानों को दिया गया है, जिनमें से एक तो है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और दूसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इनमें से जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड होता है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो इनमें जो विजेता हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। वैसे भी इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेताओं के बारे में बताने वाला हूँ। इस बार के खेल रत्न पुरस्कार के विजेताओं में यहाँ पर टोटल 12 नाम शामिल हैं। सबसे पहले है नीरज चोपड़ा, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है और इस बार के ओलंपिक गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर इसके बाद रवि कुमार दहिया, इन्होंने कुश्ती के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। लवलीना बोरगोहेन, जो कि असम के एक मशहूर मुक्केबाज हैं। फिर इसके बाद PR सुरजेश, जो कि केरल के एक मशहूर हॉकी के अंदर गोलकीपर हैं। अवनी लेखरा, ये पैरा शूटर हैं। इन्होंने इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर एक नहीं बल्कि 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल। फिर इसके बाद सुमित अंतिल, जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। प्रमोद भगत, जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। कृष्णा नागर, ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। मनीष नरवाल, ये एक मशहूर पैरा शूटर है। फिर मिताली राज, इनके बारे में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, क्योंकि मिताली राज जो है, ये एकमात्र आज तक के इतिहास में भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, भारत की जो नेशनल फुटबॉल टीम है उसके कप्तान सुनील छेत्री और भारत की जो नेशनल हॉकी टीम है उसके कैप्टन मनप्रीत सिंह, इनको भी इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इनके बारे में आपको डेफिनेटली याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को 5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, इसमें टोटल 34 विशेषज्ञ होते हैं, कानून के विशेषज्ञ होते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून को विकसित करने में मदद करते हैं। तो इन्हीं में से एक सदस्य के रूप में हाल ही में एक भारतीय को चुना गया है, जिनका नाम है बिमल एन पटेल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिमल एन पटेल जो है, ये 5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में चुने गए हैं। इनका कार्यकाल वर्ष 2023 के अंदर शुरू होगा। 2023 से लेकर के 2028 तक ये इस पद को संभालेंगे। 30 और 31 अक्टूबर को 16वां G20 शिखर सम्मेलन कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो अक्टूबर महीने की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इस बार का जो 16वां G20 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है इटली की राजधानी रोम में। और इसमें शामिल होने के लिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में यहाँ पर विजिट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सभी G20 के लीडर्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। तो इस सम्मेलन की थीम आपको याद रखनी है, पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी। तो अब क्योंकि ये सम्मेलन समाप्त हो चुका है, अब आपको ये बताना है कि वर्ष 2022 में जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन होगा, ये कौन से देश के अंदर आयोजित किया जाएगा, यानी कि कौन सा देश वर्ष 2022 में G20 को होस्ट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में जो बाली है, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। एक चीज़ आपको और बता दूं, ये वर्ष 2022 में तो इंडोनेशिया इसको होस्ट करेगा, लेकिन 2022 के बाद 2023 ये वो साल होगा जब भारत पहली बार G20 को होस्ट करेगा, क्योंकि 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा भारत।
भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण को तेज करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन को और तेज करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया था जिसका नाम था हर घर दस्तक। और इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि हर घर दस्तक के जरिए जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लोगों के घरों तक गए और वहां पर उन्होंने लोगों का उनके घरों पर ही टीकाकरण किया है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इनमें से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है, इसमें शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट मेंबर बन गया है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला हाल ही में 101वां देश बना है। 14 से लेकर 27 नवंबर तक हुनर हाट के 33वें संस्करण का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया? तो अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो आपको इसका आंसर करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। हुनर हाट कार्यक्रम जो है ये भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो इन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया था। हुनर हाट का जो 33वां संस्करण हुआ है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के दिल्ली हाट में और इसका उद्घाटन किया भारत के मुख्तार अब्बास नकवी ने, जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। हुनर हाट कार्यक्रम के अंदर भारत के शिल्पकारों और कारीगरों द्वारा बनाए गए उनके हाथों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचा जाता है। प्रियंका मोहिते को हाल ही में किस श्रेणी के अंदर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देखिए हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं इन्होंने 13 नवंबर के दिन, जिस दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इन्होंने प्रदान किए थे, सेम उसी दिन इन्होंने राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2020 भी प्रदान किए हैं, जिसको तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड बोला जाता है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे लैंड एडवेंचर यानी कि भूमि पर साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है, वाटर एडवेंचर यानी कि पानी के अंदर साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है, जैसे किसी ने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया इस तरीके से। इसके अलावा एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो इन सब कैटेगरीज के अंदर टोटल मिलाकर 7 पुरस्कार दिए गए हैं। लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में यानी कि भूमि पर साहसिक कार्य के लिए टोटल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, प्रियंका मोहिते, जयप्रकाश कुमार और अमित बेस्ट और शीतल। इसी तरीके से वाटर एडवेंचर की कैटेगरी में सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, श्रीकांत विश्वनाथन, और एयर एडवेंचर की कैटेगरी में सर्वेश डडवाल। फिर फाइनली लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड इस बार दिया गया है जय किशन को। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर पूछा गया था कि प्रियंका मोहिते को कौन सी कैटेगरी के अंदर तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लैंड एडवेंचर, क्योंकि जो प्रियंका मोहिते हैं इनके बारे में आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र से हैं और ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई की थी। तो इनको हाल ही में भूमि पर साहसिक कार्य के लिए यानी कि लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में चुना गया है? तो यूनेस्को में कई सारी समितियां होती हैं, उनमें से एक है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जिसका काम ये डिसाइड करने का होता है कि कौन से साइट को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। इसमें टोटल 21 कंट्रीज इसके मेंबर होते हैं। तो इन 21 में से अब भारत को भी एक सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत को कौन से टाइम पीरियड के लिए चुना गया है। तो क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में ये जो मेंबर्स होते हैं इनको 4-4 सालों के लिए चुना जाता है। तो भारत को यहाँ पर 2021 से लेकर के 2025 तक के लिए चुना गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी वीडियो में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यूनेस्को का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसमें टोटल 58 मेंबर्स होते हैं, उसमें भी भारत को इसी टाइम पीरियड के लिए चुना गया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इसको जर्मनी की एक संस्था ने जारी किया है जिसका नाम जर्मन वाच है। तो इस इंडेक्स के अंदर यह बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में देशों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत को यहाँ पर 10वां स्थान दिया गया है। पिछले बार भी भारत 10वें स्थान पर था, इस बार भी भारत 10वें स्थान पर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मन वाच ने इस इंडेक्स को जारी किया है। इसमें क्लाइमेट चेंज में देशों की परफॉर्मेंस के आधार पर कंट्रीज को रैंक किया गया है, लेकिन किसी भी कंट्री की रैंक इतनी बेहतर नहीं रही है कि उनको टॉप 3 के अंदर रखा जाए। हालांकि सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है डेनमार्क का। ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को निपटने में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन से देश का रहा है इस इंडेक्स के हिसाब से, तो वो कंट्री है डेनमार्क।
फिर यहाँ पर आप भारत को भी देख सकते हैं, भारत की रैंक है 10। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन कौन से शहर के अंदर किया गया? तो वायु को शुद्ध करने के लिए, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर लगाया गया है। तो ये कहां पर लगाया गया? नोएडा के अंदर। हाल ही में ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का छठा संस्करण कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो अब तक आपका इसका आंसर आ चुका होगा। यहाँ पर हमारा आंसर होगा गोवा की राजधानी पणजी, क्योंकि ब्रिक्स फिल्म महोत्सव जो है ये इस साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ में ही आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, रानी गाइडिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कौन से राज्य के लुआंग गांव में स्थापित किया जाएगा? तो भारत की एक आदिवासी नेता रानी गाइडिनल्यू, इनके नाम पर एक स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाया जाएगा जो कि बनेगा लुआंग गांव में। और ये जो गांव है ये तामेंगलोंग जिले में है, और तामेंगलोंग जिला जो है ये मणिपुर में है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में रानी गाइडिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसका हाल ही में आधारशिला रखी गई है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हर साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाता है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसमें न केवल भारत के जो राज्य हैं बल्कि दुनिया भर के जो व्यापारिक संगठन हैं वो यहाँ पर आके अपने स्टॉल लगाते हैं। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है हाल ही में इसका 40वां संस्करण आयोजित किया गया है। सवाल यहाँ पर यह पूछा गया है कि इस व्यापार मेले के अंदर जो पार्टनर स्टेट था ये कौन सा था, यानी कि कौन से राज्य को भागीदार राज्य बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो कि आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। देखिए, इस बार जो 40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। तो ये तो हर साल यहीं पर होता है। इसका उद्घाटन किया है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। एक चीज आपको ये याद रखनी है, और दूसरा ये कि इस बार के पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट कौन से हैं। तो इस बार पार्टनर स्टेट था बिहार, और वैसे आपको बता दूं बिहार का ही जो यहाँ पर पवेलियन था उसको बेस्ट पवेलियन का अवार्ड भी दिया गया था। फिर इसी तरीके से जो फोकस स्टेट थे इस बार ये 2 राज्यों को बनाया गया, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस बार का जो व्यापार मेले का विषय था यानी कि थीम थी आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, द विजन ऑफ न्यू इंडिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर सिर्फ पार्टनर स्टेट के बारे में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा बिहार। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं भारत के अंदर योग को एक स्पोर्ट के रूप में काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए योगासन को जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं उनमें भी शामिल किया गया है। जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें योगासन को भी एज ए स्पोर्ट शामिल किया जाएगा। तो हाल ही में राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई। आपको बताना है कि ये कहां पर हुई। तो इसका आयोजन किया गया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। अब इसी तरीके से अगला सवाल पूछा गया है कि कौन सा देश पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? तो अभी जिस तरीके से राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप पहली बार हुई है, इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर योगासन चैंपियनशिप 2022 में होगी, जिसकी मेजबानी सबसे पहली बार करेगा भारत। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो चारों ग्रैंड स्लैम के बाद पुरुषों के लिए जो टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो होता है एटीपी फाइनल्स, और इसका आयोजन हर साल के आखिर में किया जाता है। इस बार इसको जीत लिया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने, और अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो है ये जर्मनी के खिलाड़ी है। इन्होंने फाइनल में रूस के डेनियल मेडवेडेव को हरा करके एटीपी फाइनल्स को इस बार जीत लिया है। और ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि इसी तरीके से जो महिलाओं का WTA फाइनल्स होता है उसको इस बार जीता है गार्बिन मुगुरुजा ने, जो कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। भारत और किस देश के बीच में शक्ति 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका आंसर आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति सिर्फ यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि शक्ति नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और कौन सी कंट्री के बीच में होता है।
तो ये आप सभी जानते हैं कि ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच में टोटल 3 अभ्यास होते हैं। एक तो है शक्ति, दूसरा है गरुण और तीसरा है वरुण। वरुण जो है ये नौसेना का अभ्यास है, गरुण वायुसेना का, और शक्ति जो है ये दोनों कंट्रीज की आर्मी का अभ्यास होता है। और इसी का हाल ही में 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किया गया था फ्रांस के फ्रीजस में। फ्रांस में फ्रीजस नाम की जगह पर इसका आयोजन किया गया। पृथ्वी को एस्टेरॉयड के टक्कर से बचाने के लिए दुनिया का पहला डार्ट मिशन कौन से देश ने लॉन्च किया, बेसिकली कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी यानी कि नासा। तो नासा जो है ये पहली बार इन्होंने लॉन्च किया है डार्ट मिशन, जिसका मतलब है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। यानी कि इस मिशन के जरिए ये टेस्ट किया जाएगा कि जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है इसके जरिए, इसकी ताकत के जरिए हम किसी एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को चेंज कर पाते हैं या फिर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी लीड्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में शीर्ष राज्य कौन सा है। इसका मतलब यह है कि भारत के जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया गया है ताकि उन कंट्रीज से जब सामानों का आवागमन होता है तो कितना आसानी से हो पाता है। तो इसी के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। इसमें नंबर 1 पर है गुजरात। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात राज्य से सामानों का आवागमन जो है ये काफ़ी आसानी से हो पाता है। और वैसे आपको बता दूं गुजरात जो है ये भारत का अब सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया है। यहाँ पर देखिए ये जो लीड्स नाम की रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसका मतलब होता है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो इसमें टोटल 3 कैटेगरी बनाई गई। राज्यों के बीच में नंबर 1 पर है गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन यूटीज इसमें नंबर 1 पर है जम्मू कश्मीर, और सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के अंदर नंबर 1 पर है दिल्ली। भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। तो भारत के अंदर जल्द ही जो थीम बेस्ड पर्यटन सर्किट ट्रेनें हैं उनको शुरू किया जाएगा। इनका नाम होगा भारत गौरव ट्रेन, और इन भारत गौरव ट्रेन के जरिए जो भारत के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं उनकी यात्रा करवाई जाएगी। तो ये हाल ही में घोषणा की है भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये बच्चों को दिया जाता है। नीदरलैंड की एक संस्था है जिसका नाम किड्स राइट फाउंडेशन है, उसी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साल 2021 में यह पुरस्कार भारत के 2 बच्चों को मिला है। एक का नाम है विहान अग्रवाल और दूसरे हैं नव अग्रवाल। तो ये दोनों ही भाई हैं जिनको घरेलू कचरे को रिसाइकल करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों भाइयों का जो एक पहल शुरू की है इन्होंने, उसका नाम है वन स्टेप ग्रीनर। ये आपको ध्यान रखना है। रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये जो किताब है ये किसकी आत्मकथा है। तो रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड ये जो किताब है इसको लिखा है बान की मून ने, और ये इनकी आत्मकथा है। यानी कि बान की मून जो कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव रहे थे, इन्होंने अपने जीवन के बारे में इस किताब में लिखा है। नवंबर महीने में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये देखिए, इसका नाम है लाल सलाम, एक उपन्यास। तो लाल सलाम ए नॉवेल, इस किताब को लिखा है भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। इसके बाद कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसको लिखा है नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी ने, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। फिर इसके बाद द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, जैसा कि आप जानते हैं इस बार सत्यजीत रे की 100वीं जयंती मनाई गई है, तो इनके जीवन के ऊपर एक किताब लिखी गई है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। इसको लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय ने। तो इन तीनों बुक्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भारत के सरकारी औद्योगिक संस्थानों की रक्षा का काम करता है, इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो CISF, जो कि भारत के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं सील वर्धन सिंह। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के इतिहास में अब तक भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के अंदर मोबाइल एक्सेसरीज बनाने वाली एक ब्रांड है जिसका नाम है यूनिक्स, और यूनिक्स ने हाल ही में जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 17 से लेकर 19 नवंबर तक कौन से स्थान पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हर साल 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती होती है। तो इस बार इसी उपलक्ष्य में
3 दिनों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम था राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, और इसका उद्घाटन किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के झांसी में ही इसका आयोजन किया गया था। इस समारोह के आखिरी दिन यानी कि 19 नवंबर को, जिस दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती होती है, इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान इन्होंने झांसी शहर में अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल एकता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया? उत्तर प्रदेश के झांसी में। देन सेम डे पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में यहाँ पर गरोठा नाम की एक जगह है, तो यहीं पर इन्होंने 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी है। यानी कि उत्तर प्रदेश के झांसी में गरोठा नाम की जगह पर 600 मेगावाट क्षमता वाला एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बनाया जाएगा, जिसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो इसके बारे में भी याद रखिए। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के उपचार के लिए मोलनुपिरविर नामक विश्व की पहली एंटीवायरल गोली को मंजूरी दी है? तो कोविड-19 के उपचार के लिए हाल ही में एक गोली को मंजूरी दी गई है जिसका नाम है मोलनुपिरविर, और इसको विकसित किया है ब्रिटेन की एक संस्था ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। 15 नवंबर को पीएम मोदी ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की यात्रा पर गए हुए थे 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। तो इस सम्मेलन के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लिए राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किया। राशन आपके ग्राम योजना जो है, इसके जरिए मध्य प्रदेश में जो यहाँ के जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो राशन वितरण की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। बेसिकली इस योजना के जरिए कुछ वाहन चलाए जाएंगे जिसके जरिए जनजातीय क्षेत्रों में वहाँ पर गांव के अंदर ही राशन वितरण किया जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की किस अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल का शुभारंभ किया है? तो 12 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 पहल शुरू करी। एक का नाम है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, तो लोग सरकारी प्रतिभूतियों में आसानी से निवेश कर पाए, उसी के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और दूसरी है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना यानी कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। ये लोगों की शिकायतें सुनने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों। भारत की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको अपॉइंट किया गया है? तो पुरुषों की जो नेशनल क्रिकेट टीम है इसका नया कोच बना दिया गया है राहुल द्रविड़ को। इनसे पहले आपको पता होगा रवि शास्त्री थे, लेकिन अब रवि शास्त्री की जगह जो भारत की पुरुषों की नेशनल क्रिकेट टीम है उसके नए कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारत की महिलाओं की क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट हुई है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए जो नेशनल क्रिकेट अकादमी है इसके अभी तक प्रमुख थे राहुल द्रविड़, लेकिन क्योंकि अब इनको भारत की पुरुषों की क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया है तो इनकी जगह पर अब नेशनल क्रिकेट अकादमी के जो नए प्रमुख बन गए हैं इनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण। तो वीवीएस लक्ष्मण जो है ये नेशनल क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख हैं। हाल ही में किस राज्य ने वहां के नागरिकों को ऊर्जा बचत के बारे में जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसका नाम है ऊर्जा साक्षरता अभियान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और भारत के जो विद्युत मंत्री हैं आर.के. सिंह, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया है जिसका नाम है ऊर्जा साक्षरता अभियान। तो इसके जरिए लोगों को वहां पर एनर्जी को सेव करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। किस देश के पूर्व कप्तान ए.बी. डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ए.बी. डिविलियर्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते हैं, तो इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनके अलावा हाल ही में 2 और क्रिकेटर्स ने संन्यास लिया है। उनमें से एक है ड्वेन ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलते हैं और ये जिस कंट्री से है उसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इसी तरीके से अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान, इन्होंने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इन खिलाड़ियों के बारे में याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ,
इसके नए महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जो कि भारत के अंदर जब भी डिजास्टर्स आती हैं तो उनसे निपटने का काम करता है, तो इसके नए महानिदेशक बन गए हैं अतुल करवाल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं अतुल करवाल। हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इस बार जो पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहली बात ये कि ये इसका 7वां संस्करण था और इसका आयोजन 2 कंट्रीज में किया गया, यूएई और ओमान के अंदर। तो इसको जीता किसने है? इसको इस बार जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ये खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर हराया था न्यूजीलैंड को। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 7वां इंटरनेशनल मेंस टी20 वर्ल्ड कप हाल ही में यूएई और ओमान के अंदर आयोजित किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा रन लिए हैं बाबर आजम ने, जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, और इन्होंने टोटल 303 रन लिए। सबसे ज़्यादा विकेट यहाँ पर लिए थे वनिंदु हसरंगा ने, जो कि श्रीलंका के लिए खेलते हैं, और इन्होंने टोटल 16 विकेट लिए हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे डेविड वार्नर, और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे मिशेल मार्श। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको इस बार के टी20 वर्ल्ड कप से याद रखनी है। भारत का प्रदर्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि भारत यहाँ पर सेमीफाइनल्स में एंटर भी नहीं कर पाया था। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कौन से देश के अंदर होगा? तो देखिए 2021 का तो समाप्त हो चुका है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होगा 2022 में 8वां संस्करण, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा। तो इस बार की जो विजेता टीम रही है वही नेक्स्ट ईयर इसको होस्ट करेगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है वैक्स को। वैक्स शब्द का इस्तेमाल जो है ये वैक्सीन के शॉर्ट फॉर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, और इसके चलते इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो उत्तराखंड की एक मशहूर पर्वतारोही हैं जिन्होंने नंदा देवी पर्वत पर भी चढ़ाई की थी। इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट, और इन्हीं को हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन नाम की जो संस्था है इसका अध्यक्ष बना दिया गया है, और इस तरीके से इस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। सो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ मैं आपको कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स बताता हूँ जो कि नवंबर महीने के अंदर हुई हैं। जैसे कि इंटरपोल के अध्यक्ष, तो इंटरपोल के नए अध्यक्ष बन गए हैं अहमद नसीर अल रईसी। बार्कलेज बैंक जो कि लंदन में बेस्ड है, इसके सीईओ एक भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं जिनका नाम है CS वेंकट कृष्णन। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख सबा अल खालिद। इससे पहले भी यही थे और एक बार फिर से ये कुवैत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बन गए हैं पेट्र फियाला। इनका नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेट्र फियाला। फिर आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं जियोफ एलार्डिस। इन्होंने मनु शाहनी का स्थान लिया है, जो कि ये जियोफ एलार्डिस जो है ये ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की स्मृति में 5 पाउंड का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो महात्मा गांधी की याद में एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है जो कि 5 पाउंड का है। इसको जारी किया है ब्रिटेन ने। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है ऋषि सुनक, और ये ब्रिटेन के इस समय वित्त मंत्री हैं और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो इन्होंने हाल ही में ये 5 पाउंड का महात्मा गांधी की याद में एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। यहाँ पर आप इस कॉइन को देख सकते हैं, इसमें बैक साइड पर महात्मा गांधी लिखा हुआ है और महात्मा गांधी का एक मैसेज भी लिखा हुआ है, माई लाइफ इज माई मैसेज, यानी कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। साथ ही भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसको भी यहाँ पर अंकित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बन गए हैं? तो जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया आईसीसी ने अपना नया सीईओ अपॉइंट कर दिया है जियोफ एलार्डिस को, और जियोफ एलार्डिस जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्होंने मनु साहनी का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो पुरुष क्रिकेट समिति है, इसका नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो आईसीसी के अंदर कई सारी कमेटीज हैं, उनमें से एक है पुरुष क्रिकेट समिति। इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली आपको पता है बीसीसीआई के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं,
तो इन्हीं को आईसीसी की पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। भारत सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस रूप में मनाने का फैसला किया है? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा जो कि भारत के एक आदिवासी नेता थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे जनजातीय आंदोलनों को लीड किया था। तो अब से इनकी जयंती को भारत सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये किस दिन मनाया गया? जिस दिन झारखंड का स्थापना दिवस होता है उसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है, यानी कि 15 नवंबर। तो अब से हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नवंबर महीने के अंदर ये एक काफ़ी बड़ा इवेंट था। इसमें शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी गए हुए थे। वहां पर से उन्होंने कई सारे कार्यक्रम जनजातीय लोगों के लिए शुरू किए। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस महीने के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं और उनकी थीम क्या है। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम नवंबर महीने के अंदर हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो होता है ये हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है, और इस बार धनतेरस यानी कि धन्वंतरी जयंती थी 2 नवंबर को। तो इसीलिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया गया। इसकी इस बार थीम भी रखी गई है आयुर्वेदा फॉर पोषण, यानी कि पोषण के लिए आयुर्वेद। फिर 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, सुनामी अवेयरनेस डे। देन 10 नवंबर को मनाया गया विश्व विज्ञान दिवस। लेकिन आपको पता होगा भारत के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि सीवी रमन की याद में वो मनाया जाता है। फिर देखिए, इसकी थीम भी रखी गई है बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। फिर 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्योंकि इस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती होती है, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। फिर 12 नवंबर को मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस। निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया नाउ। भारत सहित दुनिया भर में हर साल लाखों बच्चे मारे जाते हैं निमोनिया के चलते, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही ये दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर को आप जानते हैं 2 महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। एक तो विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे, जिसकी इस बार थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है एक्सेस टू डायबिटीज केयर, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। और 14 नवंबर को ही भारत में मनाया जाता है बाल दिवस, क्योंकि इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। फिर 15 नवंबर को मनाया गया है जनजातीय गौरव दिवस। ये मैंने आपको बताया पहली बार मनाया गया है बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में। फिर 16 नवंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। फिर 16 नवंबर को ही भारत में मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और इस साल के 16 नवंबर को पहली बार एक दिवस मनाया गया है लेखा दिवस, यानी कि ऑडिट डे। फिर इसके बाद 19 नवंबर को काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है विश्व शौचालय दिवस, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे। इस बार के वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम रखी गई है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। तो अब तक हम लोगों ने 19 नवंबर तक के डेज को कवर किया है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 20 नवंबर को मनाया गया विश्व बाल दिवस। जिस तरीके से भारत के अंदर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 20 नवंबर को। और इसकी इस बार थीम भी रखी गई है ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। फिर 21 नवंबर को मनाया गया विश्व टेलीविजन दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे के अलावा विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे। फिर 26 नवंबर को भारत के अंदर मनाया गया है संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि आपको बताएं कि 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान जो है ये बनकर तैयार हुआ था। और फिर इसके जस्ट 2 महीने के बाद, यानी कि 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसको हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर के ही दिन भारत में एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यानी कि नेशनल मिल्क डे, क्योंकि इस दिन भारत के अंदर श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 100वीं जयंती मनाई गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नवंबर महीने के अंदर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेज और थीम्स थे, इनको आपको ज़रूर याद रखना है।
अब आगे बढ़ते हैं। भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मित्रभा गुहा, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं और ये भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य को भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस बार के विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश को, और इसी तरीके से बेस्ट जो मैरीन डिस्ट्रिक्ट है वो बना है ओडिशा का बालासोर। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अगले महासचिव के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके मौजूदा समय में महासचिव हैं टेड्रोस एधनोम, और इन्हीं को एक बार फिर से WHO के महासचिव के रूप में चुन लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टेड्रोस एधनोम। भारत का कौन सा शहर वर्ष 2021 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर दुनिया भर के टोटल 295 शहरों को शामिल किया गया है, और उन 295 में से भारत के टोटल 6 शहर हैं। तो भारत का जो छठवां शहर जो कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ है ये है श्रीनगर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में जो भारत के 6 शहर शामिल किए गए हैं वो ये सभी हैं। साल 2021 में शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंदर श्रीनगर को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हाल ही में भारत की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जो कि भारत के विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसके द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ऊर्जा दक्षता के आधार पर रैंक किया गया है। तो इसमें जो नंबर 1 राज्य बना है ये है कर्नाटक। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया ओपन जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, हाल ही में इसका आयोजन किया गया था और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है, जबकि इसी में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया की आन से योंग ने। भारतीय खिलाड़ी आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 की कौन सी खेल स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है? तो जैसा कि आपको पता होगा विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 में आयोजित किए जाएंगे और इसका आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। तो इस टूर्नामेंट के अंदर भारत से अभी तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है और ये है आरिफ खान। तो इन्होंने कौन सी स्पोर्ट इवेंट के अंदर क्वालिफाई किया है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्पाइन स्कीइंग। तो आरिफ खान जो कि भारतीय व्यक्ति हैं ये अल्पाइन स्कीइंग के अंदर विंटर ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई है? तो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, और ये पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बन गई है ओइनम बेम्बेम देवी, जो कि मणिपुर से हैं, और इनको साल 2020 के लिए ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसी नवंबर महीने के अंदर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 और 2021 दोनों सालों के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 के टोटल 141 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार होता है यानी कि पद्म विभूषण ये दिया गया है 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है टोटल 16 लोगों को, और पद्म श्री दिया गया है टोटल 118 लोगों को। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो साल 2021 में टोटल 119 विजेता हैं, जिनमें से पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है 10 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया है 102 लोगों को। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और ये दोनों ही साल में आप देख सकते हैं 7-7 लोगों को दिया गया है। तो 2020 के अंदर आप देख सकते हैं पद्म विभूषण दिया गया है इन 7 लोगों को। वहीं साल 2021 के अंदर पद्म विभूषण दिया गया है इन 7 लोगों को। तो यहाँ पर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं।
एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में किस तीरंदाज ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में एशिया लेवल पर जो आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी, इसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिनमें से एक ही गोल्ड मेडल है और इसको जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस टूर्नामेंट के बारे में आपको दो चीज याद रखनी है। इसका आयोजन किया गया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और इसमें एक गोल्ड मेडल विजेता है ज्योति सुरेखा वेन्नम। किस सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। तो इस योजना के जरिए दिल्ली के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो निर्माण कार्यों में श्रमिक लगे हुए हैं, उनकी मदद की जाएगी। बेसिकली उनको राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और इस काम के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा टोटल 800 श्रमिक मित्र को अपॉइंट किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल के ऐतिहासिक मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो मिंटो हॉल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, अभी तक इसका नाम लॉर्ड मिंटो के नाम पर था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है कुशाभाई ठाकरे हॉल। कुशाभाई ठाकरे जो है ये बीजेपी के पूर्व लीडर हैं, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा हाल ही में जूनियर लेवल पर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया और ये टूर्नामेंट भारत के अंदर ही हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आयोजन तो किया गया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, लेकिन अगर आपसे ये पूछें कि इसको जीता किसने है, तो इसको जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने यहाँ पर फाइनल में हराया था जर्मनी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B11529 को क्या नाम दिया है? तो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है B11529, ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के अंदर रिपोर्ट किया गया था और इसको WHO ने नाम दिया है ओमिक्रॉन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में WHO ने इस कोविड-19 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी डिक्लेयर कर दिया है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न आज के समय ये कोविड-19 के 5 वेरिएंट हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अभी लेटेस्ट ओमिक्रॉन। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर जो कि एक कैरिबियन देश है, यहाँ पर यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नायब बुकुले, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया था कि ये अल सल्वाडोर के अंदर दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाएंगे। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार होता है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार ये दिया गया है अनीता देसाई को। भारत की मशहूर लेखिका अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए होमो SEP नामक एक रोबोट को विकसित किया है? तो सीवरों और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए हाल ही में एक रोबोट विकसित किया गया है जिसका नाम है होमो SEP और इस रोबोट को विकसित किया है IIT मद्रास की टीम ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी का नाम आपको बताना है जिसको हाल ही में 25 नवंबर के दिन भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि INS वेला। तो INS वेला जो नई पनडुब्बी है ये भारत को मिल चुकी है भारतीय नौसेना में। इसको उस वक्त जो भारत के नौसेना प्रमुख थे एडमिरल करमबीर सिंह, उनके द्वारा इसको मुंबई में कमीशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉर्पियन सीरीज की टोटल 6 पनडुब्बियां भारत में बनाई जा रही हैं और इन सबको बना रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में है। तो इनमें से जो चौथी पनडुब्बी INS वेला है यह हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन कर दी गई है। प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत कौन सा है जिसको हाल ही में 21 नवंबर के दिन भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया?
तो प्रोजेक्ट 15 बी के तहत भारत के अंदर टोटल 4 विध्वंसक जहाज यानी कि डिस्ट्रॉयर शिप्स बनाए जाने हैं और इनको बना रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इन्हीं में से जो पहला युद्धपोत है ये भारत को मिल चुका है, इसका नाम है INS विशाखापत्तनम। इसी को हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मुंबई के अंदर कमीशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 15 बी के तहत 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स बनाए जाने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि भारत के अंदर ड्रग्स की तस्करी की रोकथाम के लिए काम करता है, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं SN प्रधान यानी कि सत्य नारायण प्रधान। सो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 15 नवंबर को PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है इसी को पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहा जाता था। तो हाल ही में इसको पुनर्विकसित किया गया है और अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये कहाँ पर बना है? ये बना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। एक्चुअल में हबीबगंज जो शहर है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही है, जहाँ पर ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है लाल सलाम एक उपन्यास, और ये इनका अपना पहला उपन्यास है? तो इस किताब को लिखा है भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स बताता हूँ जो कि नवंबर महीने के अंदर लिखी गई हैं या फिर लॉन्च हुई हैं, जैसे कि रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, इसको लिखा है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने। फिर द सेज विद टू हॉर्न्स यूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, इसको लिखा है इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति ने। और फिर आखिर में है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, तो ये किताब लिखी गई है सलमान खुर्शीद के द्वारा, जो कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे। डॉक्टर S जयशंकर से पहले यही कांग्रेस नेता जो है ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे, तो इन्होंने हाल ही में किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या। किस राज्य की सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? तो रक्षक नाम की जो रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है इसको शुरू किया है ओडिशा की सरकार ने। बेसिकली इसमें ओडिशा के ऐसे स्थानों को चुना जाएगा जहां पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि वहां पर रोड एक्सीडेंट्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और ऐसे स्थानों पर वहीं के लोकल लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट्स हो तो वहां पर वो लोग आसानी से लोगों की जान बचा सकें। तो रक्षक पहल की शुरुआत की है ओडिशा की सरकार ने। नीति आयोग द्वारा जारी SDG शहरी सूचकांक में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में नीति आयोग ने जर्मनी के साथ सहयोग करके पहली बार SDG शहरी सूचकांक जारी किया है, यानी कि भारत के जो शहर हैं उनको सतत विकास लक्ष्य के मामले में रैंक करने के लिए ये इंडेक्स पहली बार जारी किया गया है। तो इस शहरी सूचकांक के अंदर टोटल 56 शहरों को रैंक किया गया है। इन 56 में से नंबर 1 पर है शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, इसने इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के मामले में भारत का नंबर 1 शहर है शिमला। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है। तीसरे नंबर पर है चंडीगढ़, और इसी तरीके से आखिरी यानी कि 56वें स्थान पर है झारखंड का धनबाद शहर। 10 नवंबर को भारत के द्वारा अफगानिस्तान की स्थिति पर क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद कौन से शहर में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन किया गया। यह जो डायलॉग थी इसका आयोजन किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लेवल पर। तो भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही आपको बता दूं कि इस बैठक के अंदर टोटल 8 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, जिनमें भारत, रूस, इसके अलावा ईरान, साथ ही मध्य एशिया के 5 देश इसमें शामिल हुए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए और उसके समर्थन के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ में साझेदारी की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने पहली बार किसी फुटबॉल क्लब के साथ में साझेदारी की है ताकि देश के अंदर फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाए। तो ये कौन सा फुटबॉल क्लब है? ये है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, जिसको टाटा स्टील ओन करता है
और ये झारखंड का फुटबॉल क्लब है। गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू को कौन से वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हो गए थे और इनको हाल ही में जिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये है युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान यानी कि महावीर चक्र। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2019, 2020 और 2021 3 सालों के लिए जो वीरता पुरस्कार है यानी कि गैलेंट्री अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं। तो इनमें से कुछ अवार्ड्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि साल 2019 के लिए लांस नायक नजीर वानी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं 2019 के लिए ही विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र प्रदान किया गया। इसी तरीके से अगर हम 2021 की बात करें तो साल 2021 में कर्नल बी संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व एएसआई बाबू राम को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इन वीरता पुरस्कारों के बारे में आपको याद रखना है। 5 नवंबर के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? तो 5 नवंबर के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ की यात्रा पर गए हुए थे और यहीं पर इन्होंने आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही आदि शंकराचार्य की यहाँ पर जो समाधि स्थल थी जो कि साल 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी उसमें ध्वस्त हो गई थी, उसको फिर से पुनर्निर्माण किया गया है और उसका भी उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो हाल ही में भारत के नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है और इस इंडेक्स के अंदर जो भारत का सबसे गरीब राज्य बताया गया है ये है बिहार, क्योंकि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहुआयामी गरीबी में लोग जी रहे हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये नीति आयोग के द्वारा फर्स्ट टाइम जारी किया गया है। इसमें अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे गरीब राज्य बना है बिहार, फिर इसके बाद दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे कम गरीबी में जो राज्य है वो है केरल। इसी तरीके से आप यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी देख सकते हैं भारत का सबसे अधिक गरीब राज्य है दादर एंड नगर हवेली। 15 नवंबर 2021 को कौन से राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? ये राज्य है झारखंड, क्योंकि झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को, तो इसीलिए हाल ही में 21वां स्थापना दिवस झारखंड ने अपना मनाया है। रूस में भारत के नए राजदूत कौन बन गए हैं? तो रसिया के अंदर भारत के अब नए राजदूत बन गए हैं पवन कपूर। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर महीने के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज के अंदर भारत के नए राजदूत बने हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं संजय भट्टाचार्य, स्पेन के अंदर बने हैं दिनेश के पटनायक, रूस के अंदर भारत के नए राजदूत बने हैं पवन कपूर, यूक्रेन जो कि रूस का ही पड़ोसी देश है यहाँ पर नए राजदूत बन गए हैं हर्ष कुमार जैन, और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर नए राजदूत बन गए हैं संजय सुधीर। तो नवंबर महीने के अंदर वैसे तो कई सारे कंट्रीज में भारत के नए राजदूत बने हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो भारत में पहली बार रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च किया गया है, यानी कि इस थिएटर में आप खुले आसमान के नीचे फिल्में देख सकते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठे हुए ही आप यहाँ पर फिल्में देख सकते हैं। तो ये पहली बार जो रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर बनाया गया है ये मुंबई के अंदर स्थापित किया गया और इसको लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको बता दूं कि इस थिएटर के अंदर शुभारंभ के दौरान जो सबसे पहली फिल्म दिखाई गई वो थी अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। भारत, मालदीव और श्रीलंका इन तीनों देशों के बीच में जो त्रिपक्षीय अभ्यास हाल ही में हुआ है दोस्ती, इसका 15वां संस्करण कौन से देश में आयोजित किया गया? तो दोस्ती नाम का जो अभ्यास होता है ये इन तीनों देशों की जो तटरक्षक बल हैं उनके बीच में आयोजित किया जाता है, भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो इस बार इसकी मेजबानी दी गई थी मालदीव को, तो इसका आयोजन इस बार किया गया है मालदीव के अंदर। मालदीव की राजधानी है माले। विश्व मधुमेह दिवस 2021 का विषय क्या है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे जो कि हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, इस बार इसका विषय है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। एक्सेस टू डायबिटीज केयर। आईपीएफ स्मार्ट पॉलिशिंग इंडेक्स 2021 में
कौन से राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा भारत में स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें हर एक राज्य में वहाँ की जो पुलिस है उसके बारे में आम लोगों के विचार क्या हैं उसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें टोटल आउट ऑफ 10 में हर राज्य को रेटिंग दी गई है। सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है आंध्र प्रदेश को। तो इसमें नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। इसके बाद दूसरे नंबर पर है तेलंगाना पुलिस, तीसरे पर है असम पुलिस और ऐसे ही सबसे आखिर में यानी कि 28वें नंबर पर है बिहार पुलिस, क्योंकि इसको 10 में से 5.74 रेटिंग ही मिली है। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो देश की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने अनाउंस किया है कि हर 2 जिलों के ऊपर एक साइबर तहसील बनाई जाएगी अभी के लिए, और इन साइबर तहसील में जो दोनों पक्ष को बयान है वो ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है 25 से लेकर के 27 नवंबर तक चेरी ब्लॉसम महोत्सव कौन से शहर के अंदर मनाया गया? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो होता है ये भारत के अंदर मनाया जाता है मेघालय राज्य में, क्योंकि मेघालय राज्य में जो चेरी ब्लॉसम के फूल हैं ये सर्दियों के मौसम में खिलते हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। तो इस बार मेघालय की राजधानी शिलांग में चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो पर आधारित 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये जो किताब है इसके लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन है संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? और तीसरा और आखिर क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन तीनों क्वेश्चंस का राइट आंसर जो भी है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने नवंबर महीने से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हम लोगों ने कवर किया है। तो इसमें हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अपने एग्जाम से पहले आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करना है, जिससे आप कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।